हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्नेल्स लॉ और उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस देखे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन इन रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। इमेज फॉर्मेशन इन रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो देखो है क्या इसमें। अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस जो देखे थे, उसमें हम लोगों ने पैरा एक्सियल रेज नहीं लिया था। मतलब कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था, कभी 30 था, कभी 53 था। तो अगर पैरा एक्सियल नहीं है तो हम उसमें नॉर्मल स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम उन केसेस में बढ़ रहे हैं जहां पे हम लोग कुछ स्पेशल केस लेंगे, और स्पेशल केस एक ही है पैरा एक्सियल का। तो ऐसे मान के चलो कि ये एक मीडियम बाउंड्री हो गई। ठीक है, और ये मीडियम बाउंड्री दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रही है, एक μ1 है और एक μ2 है। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मीडियम 1 में है, पॉइंट ओ पे। ठीक है, और हमें ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो देखो, सारे के सारे प्रूफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आइडेंटिकल हैं, बस तुम्हें दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मिरर में भी क्या किया था कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, रे डायग्राम बनाया था, इमेज लिया था, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आई आर अल्फा बीटा गामा वो लिखे थे। यहाँ पे उतना नहीं करना है, बट बेसिक काम वही है कि सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ये ले ली मैंने। ध्यान से सोचना, तो क्या एक लाइट रे तो यही हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके लिए आई 0 है, तो इसके लिए आर भी 0 है। ये बात क्लियर है कि एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस खुद ही हो गई जो अनडेविएटेड सीधे जाएगी, और एक और मैंने बना ली। और ये जो मैंने बनाई है, ये सपोज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है, ये वाला हो गया एंगल आई, तो ये भी एंगल आई है, तो ये वाला भी एंगल आई है। ठीक है, अब देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लाइट रे का क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, वो डिपेंड करेगा μ1 μ2 के वैल्यूज पे। ठीक है, तो कोई भी केस ले लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये डेंसर टू रेयर जा रही है। तो अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या ये लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी तो हम इसको बैक ट्रेस कर देते हैं, और बैक ट्रेस करेंगे तो इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा पॉइंट आई पे। ये बताओ इस रे डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो आगे फिर सीधा सीधा मैथ्स है। ठीक है ना, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, रिफ्रैक्शन के बाद भी डाइवर्जिंग है, तो उनको हमें बैक ट्रेस करना पड़ा। तो बैक ट्रेस करके वो पॉइंट आई पे मीट कर रहे हैं, तो आई इज इमेज एंड ओ इज ऑब्जेक्ट। ओ बनेगा रियल ऑब्जेक्ट और आई बनेगी वर्चुअल इमेज। ये वाला एंगल तुम ध्यान से देखो तो ये वाला आर बन जाएगा। अब ये मैं पॉइंट पोल ले लेता हूँ, और ये जहां इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट को मैं एम ले लेता हूँ। तो देखो क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो यूजिंग स्नेल्स लॉ, हम लोग बोल सकते हैं μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि फॉर पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज किनको बोलेंगे, विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर होंगी तो एंगल आई और एंगल आर दोनों ही स्मॉल बनेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं μ1 tan आई इज इक्वल टू μ2 tan आर। एंगल छोटा है तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तुम tan आई का वैल्यू पुट कर दो, tan आई का इस ट्राइंगल से क्या वैल्यू आएगा देखो, तो ये आएगा MP अपॉन OP, और tan आर लिखोगे तो MP अपॉन IP।
MP कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा μ1 अपॉन OP इक्वल टू μ2 अपॉन IP। अब देखो मैंने क्या कहा, ये मैंने जो डिराइव किया है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए होगा जिसमें μ1 μ2 ऑब्जेक्ट रियल है। अगर हम कोई और दूसरा केस ले लें, ऑब्जेक्ट वर्चुअल ले लेंगे, तो ये डिस्टेंसेस थोड़े चेंज हो जाएंगे। बट हमें ऐसा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाना है जो सारी सिचुएशंस में वैलिड हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं। साइन कन्वेंशन का रूल पहले जैसा ही रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे तुम देखोगे u का वैल्यू अगर हम पुट करें तो माइनस OP आएगा, v का वैल्यू पुट करें तो माइनस IP आएगा, और ये दोनों पुट कर दें तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 अपॉन v। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का। देखो इसको नोट करो, और कोई स्टेप में डाउट है तो बताओ। इसके प्रूफ का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बताता चलूंगा साथ में ही। क्लियर है? नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और इसी से रिलेटेड, और वो है लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको हम लोगों ने मिरर के केस में भी निकाला था। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इधर μ1 है, इधर μ2 है, और लेट से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया O डैश। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, इमेज I डैश, अब वो इस तरफ बन रहा हो या उस तरफ बन रहा हो, सेम साइड बना देते हैं। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा I डैश, उसका जो साइज होगा वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट साइज के ही इक्वल होगा। यानी यहाँ पे खास बात ये है कि m की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमेशा ही +1 के इक्वल होगी। ऐसा क्यों है? ऐसे सोचो ध्यान से, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, O पॉइंट को केवल कंसीडर करो, तो क्या इस O पॉइंट का जो इमेज है, इस O पॉइंट का जो इमेज है, क्या ये I पे बनेगा? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। अच्छा, दूसरा ये जो पॉइंट O डैश है, इसका इमेज I डैश भी इसी एक परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगा। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं विच इज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री एंड पासिंग थ्रू O डैश, तो ये I डैश भी उसी लाइन पे पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बाउंड्री के परपेंडिकुलर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगी। तो यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे खास बात ये है कि m की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज +1 बनेगी। ठीक है, यहाँ तक बताओ। डैश की इमेज आई डैश पे कैसे बनेगी वो एक बार समझा दीजिए। भाई ओ की इमेज आई पे बनेगी, ये क्लियर है ना। मैंने यस सर। कहा एक लाइन ऐसी बना दें तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे तो कोई भी लाइन जो बाउंड्री के परपेंडिकुलर है वो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। यहाँ तो कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज हमें यहाँ पे हमेशा इक्वल मिलेंगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हम अलग से ध्यान रख सकते हैं, इसी से निकालेंगे। तो स्पेशल केसेस हैं, 2 स्पेशल केसेस हैं। इसमें पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कभी तुमने कोई पानी से भरा हुआ टैंक है और उसके बॉटम को तुम देख रहे हो ऊपर से, तो बताओगे कि वो जो बॉटम है हमको कैसे नजर आता है? ऊपर आया हुआ है। अपनी जगह नजर आता है, या तुम्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आता है? क्योंकि ये वो जो एग्जांपल है वो प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर से एयर में, डेंसर टू रेयरर। ऑब्जेक्ट यानी कि जो टैंक का बेस है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्वर हो गए, तो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है, और हम लोग निकालेंगे इस केस में कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम एक स्पेशल केस की कैटेगरी में ही रख रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तो मान लेते हैं कि बाहर एयर है और अंदर डेंसर मीडियम है म्यू। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। रे डायग्राम अपने आप बनाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम रे डायग्राम अपने आप से बना लोगे उतना ही आसान हो जाएगा ऑप्टिक्स। ये हो गया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, डेप्थ है, वो हम यहाँ से डी ले लेते हैं। ठीक है, दिस डी इज कॉल्ड रियल डेप्थ, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इधर से देख रहा है। ठीक है, तो हम एक लाइट रे ऐसे बनाएंगे और एक लाइट रे ऐसे बना सकते हैं। देखो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेस अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखो भाई, लाइट रेज अगर डेंसर टू रेयर जा रही हैं तो क्या लगता है किधर की तरफ बेंड होंगी? डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो जब अवे बेंड होंगी उनको हम बैक ट्रेस करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज आ जाएगा। तो हमको जो ऑब्जेक्ट है वो आई पे नजर आएगा, यानी हमें थोड़ा ऊपर नजर आएगा। तो ये पॉइंट पी हो गया। अब ध्यान से देखना सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व ऐसे करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, तो व्हाट इज μ1 एंड व्हाट इज μ2? तो देखो μ1 μ2 हमेशा डिसाइड करेंगे रे से, ऑब्जेक्ट से डिसाइड नहीं करेंगे। रे कहाँ से कहाँ जा रही है? तो रे जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर वाला मीडियम μ1 होगा और रेयरर वाला मीडियम μ2 होगा। तो यहाँ पे μ1 की जगह म्यू आएगा और μ2 की जगह 1 आएगा। फिर u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, तो u की वैल्यू हो गई -d। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज उठा के उस फॉर्मूले में रख दो जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 अपॉन v। तो μ1 की जगह म्यू, तो म्यू अपॉन u की जगह -d,
म्यू 2 की जगह 1, v की जगह v, तो यहाँ से तुम्हें v की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ d बाई म्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, यानी कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। सर म्यू1 हम हमेशा डेंसर वाले को लेंगे या फिर जहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है उस वाले को? देखेंगे इंसिडेंट रे हमेशा 1 में होगी, रिफ्रैक्टेड रे हमेशा 2 में होगी, बस। ओके सर। इंसिडेंट रे हमेशा म्यू1 में, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे हमेशा म्यू2 में। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल होगा तो म्यू1 में होगा, वर्चुअल होगा तो म्यू2 में होगा। तो रे पे ध्यान देना है, सिर्फ रे डायग्राम, रे पे, रे सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो सर, उसमें न्यू1 और न्यू2 कैसे डिसाइड किया, वो समझ नहीं आया। बोल रहा था कि रे को देखो, रे डायग्राम में रे कहाँ से कहाँ जा रही है, इंसिडेंट रे हमेशा मीडियम 1 में होगी और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा मीडियम 2 में होगी। तो इसमें से जो रे डायग्राम है, इंसिडेंट कौन सी है, रिफ्लेक्टेड कौन सर सी वो नहीं, मैं तो कह रहा कि न्यू1 को आपने इक्वल टू न्यू रखा है और न्यू2 को इक्वल टू 1 रखा है, वो कैसे रखा है वो समझ नहीं आया। है? वही तो बोल रहा हूँ, एयर है तो 1 है, और ये डेंसर मीडियम है म्यू, दिया तो हुआ है वैल्यू। अच्छा क्लियर है? तो ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, पूरा ध्यान रखना। जनरल फॉर्मूला इसके पहले हम लोगों ने लिख दिया, वो जनरल फॉर्मूला किसी भी सिचुएशन में वैलिड है, बट ये कि ज्यादातर हमको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे देखने को, उनके लिए हम एक फॉर्मूला अपने आप रेडी रेकनर की तरह डिराइव कर ले रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और हम ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, तो ऊपर नजर आएगा, कितना ऊपर नजर आएगा तो वो यहाँ से निकल आएगा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। क्लियर है? और इसी का सेकंड केस डिराइव कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन rarer medium, when object is in rarer medium, मान लेते हैं बाहर एयर है 1 और इधर मीडियम है म्यू। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और ऑब्जर्वर अंदर है। मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर पानी के अंदर है और ऑब्जेक्ट जैसे कि बाहर कोई बर्ड हो गया वो ऊपर है। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से हाइट ले लेते हैं h, ये हो गया इसका रियल हाइट। करो आगे, अपने आप बताओ क्या करोगे, अपने आप करो। तो एक लाइट रे हम इधर डालेंगे, एक लाइट रे हम इधर डालेंगे, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जा रही है रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर में ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, यानी ये डाइवर्ज नहीं होंगी, ये और थोड़ा सा इधर पास आ जाएंगी, थोड़ा पास आएंगी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मान लेते हैं ये सिचुएशन हो गई। देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। अब अगर फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। ऑल दी डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अच्छा मुझे सबसे पहले म्यू1 म्यू2 बताओ क्या होंगे। इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड कौन सी है, तो म्यू1 क्या है म्यू2 क्या है। म्यू1 1 है, म्यू2 म्यू है। म्यू1 की वैल्यू 1 और म्यू2 की वैल्यू म्यू। कोई डाउट किसी को?
देन u का वैल्यू, तो u का वैल्यू इस बार बनेगा -h। -h होगा या नहीं? +h तो नहीं है ना? नो सर माइनस बस रखो फॉर्मूले में क्या आएगा, तो μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 अपॉन v। तो यहाँ से v की वैल्यू -μh आएगा, यानी इस बार फॉर्मूला बन जाएगा एपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इनटू म्यू। देखो ध्यान से, सर हाँ बोलो। सर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होगी तो सारी वैल्यू उसकी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा ऐसे में। मतलब वो तो डायरेक्शन तो उसी से लिख रहे हैं ना हम लोग, यस सर। और पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे वही वाला जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। तो होगा क्या ना, जो जितने भी रियल ऑब्जेक्ट हैं, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव यू ही पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, देखो इसमें करते हैं एग्जांपल। सपोज वेसल गिवन है और उस वेसल में वाटर फिल्ड है, बाहर एक बर्ड है जिसका हाइट यहाँ से दिया हुआ है 6 मीटर, और नीचे वाटर में एक फिश है जिसका डेप्थ यहाँ से दिया हुआ है 8 मीटर्स, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। ठीक है, हमें इसमें फाइंड करना है ए पार्ट में apparent distance of image of fish as seen by bird, and B part में apparent distance of image of bird as seen by fish। मतलब बर्ड को फिश कितने
डेप्थ पे दिखाई दे रही है, अपने से कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है, और बर्ड को फिश कितने पे नजर आ रही है, फिश को बर्ड कितने पे नजर आ रही है। देखो ए पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। देखो ए पार्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो फिश है और ऑब्जर्वर जो है वो बर्ड है, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो एपरेंट डेप्थ कैसे निकलेगा, तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये जो डिस्टेंस निकलता है, ये डिस्टेंस निकलता है सरफेस से, हमें चाहिए बर्ड से कितना डिस्टेंस है, तो उसमें ये 6 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर। देखो कर लिया होगा। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बर्ड बन जाएगा और ऑब्जर्वर फिश होगी, तो उस केस में एपरेंट हाइट निकालना होगा। तो एपरेंट हाइट की वैल्यू 6 इंटू 4/3 हो जाएगा और प्लस उसमें 8 करेंगे तो ये 16 मीटर। कर लिया सभी ने, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखना। मान लेते हैं कि इधर एयर है, इधर वाटर है और इधर ग्लास है। वाटर यानी 4/3, ग्लास यानी कि 3/2। ये डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इधर से 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हमें निकालना है लोकेट फाइनल इमेज formed after 2 successive refraction with respect to object। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर बन रही है वो निकालना है हमको। देखो करो, देखो इसमें क्या होगा, 1 by 1 चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन ध्यान से देखना एयर से वाटर में हो रहा है, ठीक है। एयर से वाटर में हो रहा है यानी कि μ1 की जगह 1 आएगा और μ2 की जगह 4/3 आएगा और सारे डिस्टेंसेस P1 से मेजर होंगे। तो U का वैल्यू अगर लिखेंगे तो -12 आएगा। तो ये तीनों रख के जरा V निकालते हैं तो क्या आएगा, μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ1 अपॉन U। तो यहाँ से देखो V की वैल्यू क्या आती है, V की वैल्यू यहाँ से -16 आती है। क्या -16 का मतलब हुआ कि बिहाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है इसका इमेज I1 और इस सरफेस से 16 सेंटीमीटर पे है। बताओ क्लियर है। देन आते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। सेकेंड रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन ध्यान से देखो तो हो रहा है वाटर से ग्लास में हो रहा है और रिफ्रैक्शन के हिसाब से μ1 μ2 की वैल्यू पड़ेंगी, यानी μ1 बनेगा 4/3 और μ2 बनेगा 3/2। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। रिफ्रैक्शन हम लोग जो μ1 μ2 डिसाइड करते हैं वो रेज के हिसाब से चलते हैं कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर कहाँ से कहाँ जा रही है। तो पहले रे एयर से वाटर में गई होगी, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन जब हम U की वैल्यू लिखेंगे तो ध्यान रखना U की वैल्यू हम P2 से मेजर करेंगे, P2 से, इस पॉइंट से, क्योंकि अब सेकेंड रिफ्रैक्शन है। तो P2 के लिए ये I1 ऑब्जेक्ट है
तो P2 से I1 मतलब फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, जैसे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में होता है। तो P2 से I1 की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ से? तो ये हो जाएगी -26 और हमें V निकालना है, तो फिर से रखते हैं। तो ये आएगा μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। तो यहाँ से देखो V की वैल्यू क्या आती है, क्यों भाई? सर -29.25। -29.25। यानी कि और पीछे जा रही है I2 और I2 इस P2 से 29.25 सेंटीमीटर पे है। तो यही हमारा फाइनल इमेज होगा। ऑब्जेक्ट से अगर डिस्टेंस बतानी है तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से अगर बतानी है तो आ जाएगा ना 3.2 सर 3.25। नहीं, ऑब्जेक्ट से ओ से 17.25। 12 में से 7.25। हाँ 7.25। बताओ ये क्वेश्चन में डाउट है कहाँ? इसमें किसी को ये कंफ्यूजन है कि जो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I1 वो तो एयर में रखा है, लेकिन हम μ1 की जगह 4/3 ले रहे हैं और μ2 की जगह 3/2। बताओ वो जो μ1 μ2 है वो ऑब्जेक्ट इमेज से डिसाइड नहीं होंगे, वो रेस से डिसाइड होंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन इसीलिए क्लियरली लिखा हुआ है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एयर टू वाटर है और सेकंड रिफ्रैक्शन वाटर टू ग्लास है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें सबसे पहले कौन सा फिनोमेना हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है, सबसे पहले देख रहे हैं आंसर भी क्या आता है। सबसे पहले इसमें फिनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन, और वो रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर से वाटर में। ठीक है, दूसरे स्टेप में हो रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉनकेव मिरर से, और तीसरे स्टेप में फिर से रिफ्रैक्शन होगा वाटर से एयर में। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑप्टिक्स चैप्टर में कई बार ऐसा होगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो फाइनल मतलब कौन सी इमेज? तो फाइनल का मतलब है कि हमें तब तक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कराते रहना है जब तक कि वो रेज इंफिनिटी नहीं चली जाए। यहाँ पे तुम ध्यान से विजुलाइज करो तो पहले नीचे आ रही है, एयर से वाटर में जाएगी, फिर वाटर में मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर वाटर से एयर में जाएगी, उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो वापस नहीं आएगी, तो वो फाइनल इमेज होगी। तो 3 स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि पहला स्टेप नहीं सॉल्व करना है क्योंकि परपेंडिकुलरली आ रही है, I = 0 है, तो मिरर के ऊपर वो डायरेक्टली इंसिडेंट हो जाएंगी पैरेलल रे की तरह। बताओ ठीक है ना? सर आंसर 7.5 सेंटीमीटर है। आंसर हाँ सभी लोगों का 7.5 आ रहा है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में इट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है ना? तो सेकंड केस में हमको रिफ्लेक्शन लेना है। सेकंड रिफ्लेक्शन में ध्यान से देखो तो u का वैल्यू -∞ हो जाएगा और फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है -20, तो इसका मतलब v की वैल्यू भी -20 हो जाएगी। बताओ इमेज कहाँ बनेगी? उसके फोकस पे बनेगी पैरेलल रेज के लिए।
देखना जरा ध्यान से, मैं इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो ये रिफ्रैक्शन है वो तो अनडिवाइडेड सीधे अंदर चला गया। इसके बाद ये उसको उसके फोकस पे, तो इसका फोकस यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये 20 सेंटीमीटर पे इनको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये हो गया इसका I2, और I2 फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अब I2 के लिए रिफ्रैक्शन होगा वाटर से एयर में। तो थर्ड वाला जो रिफ्रैक्शन है उसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो गया। तो U की वैल्यू हम लोग पड़ेगी -10, μ1 की वैल्यू होगी 4/3 और μ2 की वैल्यू होगी 1। रखो यहाँ पे सब, तो μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू क्या आ जाती है, -7.5 आ जा रही है। ठीक है ना, फाइनल इमेज। ठीक है ना, तो फाइनल इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी I2 का I3, और I3 इसके सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर नीचे होगा। I2 का डेप्थ हमको 10 दिया हुआ था। निकाल लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर में आज यहीं तक रखते हैं।